My voice is gone. You are not audible, ma'am. जॉब वर्क वो होता है जो किसी भी ट्रीटमेंट या प्रोसेस पे हम लोग कराते हैं, जो किसी भी ट्रीटमेंट या प्रोसेस में हम लोग कराते हैं। अब ये कौन कराता है? गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर रजिस्टर्ड पर्सन। कौन कराता है? जो पर्सन रजिस्टर्ड है और उसके अंदर अगर मान लीजिए वो किसी भी गुड्स की में डीलिंग करता है, सप्लाई करता है, तो जो पर्सन इसकी जॉब वर्क करा रहा है किसी भी गुड्स पे, he or she should be registered. Okay children, is the screen visible to you? Yes, ma'am. Okay, ये थोड़ा important topic है, please be very careful and ask any doubt that you are not able to understand. तो सबसे पहले हमने आपको बताया जॉब वर्क वो होता है किसी भी एसेट में या जिस भी चीज में आप डील कर रहे हो उसमें अगर आप कोई भी प्रोसेसिंग या उसमें अगर आप कोई भी ट्रीटमेंट करा रहे हो किसी और पर्सन के द्वारा, ठीक है, तो इसको हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं? ट्रीटमेंट या फिर प्रोसेस। ट्रीटमेंट या फिर प्रोसेस कोई एक दूसरा बंदा कर रहा है आपकी दी गई चीज पे। फिर इसमें पहली कंडीशन क्या है बेटा? जो भी जॉब वर्क करा रहा है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। जो भी जॉब वर्क करा रहा है वो पर्सन रजिस्टर्ड होना चाहिए अंडर जीएसटी। सबसे इंपॉर्टेंट दूसरा पॉइंट। ओके, और तीसरा है द एक्सप्रेशन जॉब वर्कर shall be constructed accordingly. That means इसके हिसाब से हम अपना डिसाइड कर लेंगे कि जॉब वर्क क्या होता है। जॉब वर्क ट्रीटमेंट भी हो सकता है या फिर जॉब वर्क एक प्रोसेस भी हो सकता है। नाउ आई कैन एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल मिस्टर ए है, मिस्टर ए है, इन्होंने अपना कोई एक सामान है, अपनी एक कोई गुड्स पड़े हुए थे इनके पास एंड इन्होंने इसको ट्रीटमेंट के लिए मिस्टर बी के पास भेजे हैं, राइट? इन्होंने पर्टिकुलर कोई भी सामान मिस्टर बी के पास ट्रीटमेंट या प्रोसेसिंग के लिए भेजे हैं, तो इसके लिए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट क्या है कि मिस्टर ए शुड बी रजिस्टर्ड। मिस्टर ए शुड बी रजिस्टर्ड। उसी केस में ये बंदे जो हैं ये अपने गुड्स बेच सकते हैं टू अनदर पर्सन फॉर ट्रीटमेंट और प्रोसेस। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? जॉब वर्क क्या होता है? जॉब वर्क बेसिकली एक ट्रीटमेंट है या फिर प्रोसेस है जो हम किसी भी एक एक्टिविटी पे करते हैं। नाउ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है बेटा? सी व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू नो। नंबर वन थिंग, प्रिंसिपल मस्ट बी रजिस्टर्ड। पहला चीज, प्रिंसिपल मस्ट बी रजिस्टर्ड।
Then unregistered person cannot avail job work scheme. वही बात आ गई, उसी पॉइंट को मैंने वाइस वर्सा लिख दिया। पहला पॉइंट मैंने लिखा जो प्रिंसिपल है जिसने जॉब वर्क कराना है या जिसने किसी भी चीज में ट्रीटमेंट या प्रोसेस कराना है, he should be registered। और दूसरा पॉइंट मैंने क्या लिखा, उसको वाइस वर्सा करके, unregistered person cannot avail job work scheme। Unregistered person cannot avail job work scheme, right? जिसका भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है वो जॉब वर्क स्कीम अवेल नहीं कर सकता। जॉब वर्क जो भी है दे आर लाइबल टू रजिस्ट्रेशन अगर थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर गई तो, और लिमिट वही है जो हम लोग पहले कर चुके हैं। हम लोग ने क्या लिमिट की थी? 10 लाख एंड 20 लाख। कोई बता सकता है इंटर स्टेट और इंट्रा में कितनी थी? कोई बता सकता है बेटा लिमिट जो हम लोग ने सबसे पहले करी थी? इंट्रा में 10, इंटर में 20। यस, वही चीज इसमें भी है बेटा कि जॉब वर्क इन सर्विस इज लाइबल टू बी रजिस्ट्रेशन इफ threshold limit is crossed and we all know the limit very well, okay? if threshold limit is crossed, तो कह रहा है ये एक सर्विस है। जॉब वर्क बेसिकली क्या है? एक सर्विस है जो हम अवेल कर रहे हैं और इसके लिए कंपलसरी है रजिस्ट्रेशन कराना ऑल ओवर इंडिया बेसिस, चाहे वो इंटर स्टेट हो चाहे वो इंट्रा स्टेट हो। और इसका लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जॉब वर्कर may use or apply its own goods and may take credit on input इसका मतलब हुआ जॉब वर्कर है, जैसे हम लोग पहले पढ़ चुके हैं क्रेडिट लेना इनपुट पे। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहीं से माल खरीदा, राइट? तो उस पे हमने पहले ही टैक्स दे दिया होगा। अब हमने वो माल कहीं बेचा तो हमको फिर से टैक्स देना पड़ा होगा। बेचा है तो हमने कहीं से टैक्स कलेक्ट भी करा होगा। तो पहले हम पे कर चुके हैं और अब हम कलेक्ट कर चुके हैं, तो हमें जो पेमेंट होता है वो डिफरेंस करना पड़ता है। तो इसमें भी यही चीज कह रहा है कि इसमें भी वो एडजस्टमेंट फैसिलिटी पॉसिबल है। इसमें भी हमने अगर पहले ही गुड्स का इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर रखा है, दैट कैन बी एडजस्टेड एंड सेट ऑफ, ओके? और इसमें रजिस्ट्रेशन लिमिट वही चीज लिखी हुई है, every supplier shall be liable to be registered under CGST in the state or union territory, जिसमें उसके गुड्स की लिमिट कितनी है? 20 लाख एंड 10 लाख इन केस ऑफ स्पेशल केसेस। तो मैं ये लिख नहीं रही हूँ, ये आप लोग को पहले ही पता है कि थ्रेशोल्ड लिमिट यहाँ पर क्या है, 20 लाख एंड 10 लाख। इतना अभी तक सबको क्लियर बेटा? इतना सबको क्लियर है बेटा? Yes, ma'am. यस मैम। Now we come to section number 143, which is talking Yes, ma'am. about the. Now we come to section 143, which is talking about the job work procedure. कैसे जॉब वर्क में टैक्सेशन का प्रोसीजर होता है। आपके में सिर्फ लिखा है हेडिंग सिलेबस में जॉब वर्क, बट इसमें प्रोसीजर अगर हम करेंगे, थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ दे दूंगी तो आप एक आंसर अच्छे से फ्रेम कर लेंगे। सो सेक्शन 143 इज टॉकिंग अबाउट जॉब वर्क प्रोसीजर। लेट्स बिगिन। जॉब वर्क प्रोसीजर सबसे पहला है गुड्स सेंड टू अ जॉब वर्कर। अब मैंने आपको पहले ही बताया कौन भेज सकता है गुड्स जॉब वर्कर को? रजिस्टर्ड पर्सन, राइट? जो भी पर्सन, जो भी प्रिंसिपल अपने गुड्स भेज रहा है जॉब वर्किंग के लिए जो भी अपने गुड्स भेज रहा है उसको एक रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए, जॉब वर्कर को सामान भेजने के लिए, ठीक है? अब देखिए सबसे पहला इसमें है, सबसे पहली हेडिंग इसमें है बेटा गुड्स सेंट टू अ जॉब वर्कर। गुड्स सेंट टू अ जॉब वर्कर। अब इस पॉइंट में क्या कहा जा रहा है? इस पॉइंट में कहा जा रहा है द प्रिंसिपल, जो कि रजिस्टर्ड पर्सन है हमारा, द प्रिंसिपल हु इज द रजिस्टर्ड पर्सन he may send any inputs or capital goods
और कैपिटल गुड्स विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। अभी इसमें इसने टैक्स नहीं भरा है, इनपुट टैक्स नहीं वाला सिस्टम नहीं है अभी, इसमें सारे केसेस आएंगे। एक पहला क्या है, इसने पेमेंट टैक्स का नहीं किया है। टू अ जॉब वर्कर प्रिंसिपल जो कि रजिस्टर्ड है, उसने अपने गुड्स भेजे हैं, कैपिटल गुड्स भी हो सकते हैं, वो इनपुट्स भी हो सकते हैं, किसी भी जॉब वर्कर को भेजे हैं। किस लिए भेजे हैं? फॉर जॉब वर्क एंड सेंट टू and from there sent subsequently and from there subsequently sent to another job and from there subsequently sent to another job worker and likewise। अब देखिए इसमें क्या कंडीशन कह रहा है कि पहले एक प्रिंसिपल था जो रजिस्टर्ड है, जिसने अपने कैपिटल गुड्स या इनपुट्स, ठीक है, जिसपे उसने पहले टैक्स अवेल नहीं किया है ना टैक्स दिया है, ठीक है, क्योंकि उसने गुड्स खरीदे होंगे कैपिटल गुड्स, तो उसको उसने टैक्स पे किया होगा। इसमें कह रहा है जो भी प्रिंसिपल है, जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है, इसने अपने जो इनपुट्स भेजे हैं जिसमें टैक्स उसने नहीं दिया है, और किसको भेजे हैं? किसी भी जॉब वर्कर को भेजे हैं उसमें कोई काम कराने के लिए, और उस जॉब वर्कर ने किसी और जॉब वर्कर को भेजे हैं, तो उसमें बेटा एक टाइम लिमिट दी हुई है। उसमें हम लोग को एक टाइम लिमिट दी हुई है कि कितने टाइम के अंदर अंदर उसको प्रिंसिपल को, मतलब कि जो रजिस्टर्ड पर्सन है जिसने अपने गुड्स भेजे हैं जॉब वर्कर को, कितने टाइम पीरियड के अंदर अंदर उसको गुड्स वापस मंगवा लेने हैं जॉब वर्क कंप्लीट कराने के बाद। Am I clear? That this means the principal who has sent any inputs or capital goods to the job worker, right? But he has not paid the tax on such goods. The principal whosoever has sent the goods to a job worker for any kind of process or treatment to be done, and the job worker has sent to another job worker, so there is time limit कब तक उसको वो गुड्स वापस लाने हैं अपनी प्लेस ऑफ बिजनेस पे। तो इसमें पहला पॉइंट सब पॉइंट है bring back to the place of business, bring back to the place of business। कब तक उसको ये गुड्स अपने बिजनेस की प्लेस पे वापस लाने हैं? bring back after completion of job work or otherwise without payment of tax within the time period following sent out। अब देखिए इसमें क्या टाइम पीरियड है। अगर तो वो इनपुट्स भेज रहा है, अगर वो क्या भेज रहा है, कोई भी इनपुट्स भेज रहा है, तो उसका टाइम पीरियड कितना है बेटा? 1 ईयर। और अगर वो कोई कैपिटल गुड्स भेज रहा है, ठीक है, कैपिटल गुड्स अगर कोई भी वो भेज रहा है अदर देन मोल्ड्स एंड डाइस, बस इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, अदर देन मोल्ड्स एंड डाइस, जिग्स, फिक्चर्स एंड टूल्स, ये कुछ एक्सेप्शंस हैं। और अगर वो ये सारे सामान भेज रहा है जॉब वर्क के लिए, तो उसको कम से कम 3 साल के अंदर अंदर ये सामान उसको अपने में वापस लाना है अपनी प्रेमाइसिस के अंदर। और वो प्रेमाइसिस जो कि रजिस्टर्ड होनी चाहिए, वो प्रेमाइसिस जो कि रजिस्टर्ड होनी चाहिए। इस बारे में हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं रजिस्ट्रेशन का, इफ यू ऑल रिमेम्बर। आप लोग को पीछे पेजेस टर्न करने पड़ेंगे टू रिवाइज एवरीथिंग, तभी आपको जीएसटी में आगे का सब समझ में आएगा बेटा। तो इसमें ये बात कही जा रही है कि जो भी प्रिंसिपल है जो कि रजिस्टर्ड पर्सन है, और उसने अगर अपने कोई भी इनपुट्स या कैपिटल गुड्स आगे भेजे किसी भी जॉब वर्कर को उसमें कोई प्रोसेस या ट्रीटमेंट कराने के लिए, तो क्या टाइम ड्यूरेशन दिया गया है जिसमें उसको वो गुड्स वापस लाने हैं। अगर उसने कोई इनपुट्स दिए हैं प्रोसेसिंग के लिए तो उस केस में 1 ईयर, और अगर उसने कोई Am I audible? Yes, ma'am. And अगर उसने कैपिटल गुड्स दिए हैं which has an exception other than molds, dies, jigs, उसको 3 साल के अंदर ही अंदर ये सारी चीजें वापसी अपने कैपिटल अपने सेट पर वापस मंगवानी है, वो सेट जो कि उसका रजिस्टर्ड प्लेस है। क्लियर? उसके रजिस्टर्ड प्लेस पे उसको 1 साल के अंदर अंदर सब ये चीजें वापस मंगवानी है। अब उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है? सप्लाई ऑफ इनपुट्स और कैपिटल गुड्स। ठीक है, अब इसमें कह रहा है सप्लाई जब वो करेगा कंप्लीशन करने के बाद, अब उस पे टैक्स, आपने पहले टैक्स दिया नहीं था, राइट? क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा है विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स,
इसमें मैंने पॉइंट लिखा हुआ है विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, ठीक है। अब उस केस में इसको वापस मंगवाने हैं गुड्स, मैंने आपको बताया 1 year and 3 years। तो द सेम पॉइंट इज सेइंग सप्लाई आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जॉब वर्क, ठीक है। अब उस बंदे ने जिसको आपने सप्लाई भेजे ये थे माल जॉब वर्क करने के लिए, अब उस पॉइंट पे कह रहा है कि उसको जो सप्लाई करने हैं जॉब वर्क खत्म करने के बाद, उसको जो पेमेंट भेजनी है, उसको जो ये गुड्स भेजने हैं, वो जॉब वर्क को भेजेगा ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स विद इन इंडिया और विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर एक्सपोर्ट एज द केस मे बी। अब इसने अपने गुड्स वापस भेज दिए, इनपुट्स 1 साल के अंदर भेज दिए और कैपिटल गुड्स जैसे हमने बोले 3 साल के अंदर भेज दिए। अब इसमें वो एक्सटेंशन भी करा सकता है, हो सकता है कि उसने जो काम करने के लिए भेजा हो वो 1 साल के अंदर ना हुआ हो, 1 साल में इनपुट्स में प्रोसेसिंग नहीं हो पाई है, तो उस केस में वो एक्सटेंशन मांग सकता है। और 1 year का पीरियड कितने के लिए एक्सटेंड हो जाएगा? 1 year का पीरियड उसका फर्दर एक्सटेंड हो जाएगा 1 और साल के लिए, और जो 3 years का पीरियड है वो उसका एक्सटेंड हो जाएगा 2 साल के लिए, राइट। ये जो पीरियड है इसमें ये एक्सटेंशन मान सकता है, इसमें 1 साल का उसको एक्सटेंशन मिल सकता है और इस वाले केस में उसको 2 सालों का और एक्सटेंशन मिल सकता है, प्रोवाइडेड उसको जॉब वर्कर को बताना पड़ेगा कि किस रीजन से उसने इसके में काम प्रोसेसिंग में डिले हुआ या क्या हो पाया। अब दूसरी चीज क्या है बेटा, ये पहला केस ये था, इसमें जो भी प्रिंसिपल था, एक तो वो रजिस्टर्ड था, बात समझ आ रही है, वो रजिस्टर्ड था और उसने जो भी सामान मंगाया होगा अपनी रजिस्टर्ड प्रेमाइसिस पे मंगाया होगा, उसने जो भी सामान मंगाया होगा वो अपनी रजिस्टर्ड प्रेमाइसिस पे मंगाया होगा। लेकिन इसमें एक केस ऐसा भी आ सकता है जिसमें वो गुड सप्लाई करेगा फ्रॉम द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ जॉब वर्कर। कभी कभार क्या होता है बेटा, वो हो सकता है कुछ ऐसी चीजों में डीलिंग कर रहा हो जो बहुत हेवी एसेट्स हो, जो बहुत हेवी एसेट्स हो, और उसको लग रहा होगा वो पहले मेरी जगह पे आने से पहले उसमें कुछ प्रोसेसिंग हो जाए, उसमें कुछ जॉब वर्क पहले हो जाए। तो उस केस में वो क्या करेगा, वो उन गुड्स की डिलीवरी, वो उन गुड्स की सप्लाई जॉब वर्कर के वहां ले लेगा, प्रोवाइडेड उसको ये दिखाना पड़ेगा कि जो जॉब वर्कर की प्लेस पे जो वो गुड्स ले रहा है वो भी रजिस्टर्ड है एज हिज एडिशनल प्लेस ऑफ जॉब वर्क। ठीक है, मैं इस पूरे पॉइंट को लिख रही हूं। सेकंड केस इसमें कहता है, इसमें सेकंड केस है बेटा, सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम प्लेस ऑफ बिजनेस, सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ जॉब वर्कर, कह रहा है गुड्स का सप्लाई किया है हमने प्लेस ऑफ बिजनेस के, कहाँ के प्लेस ऑफ बिजनेस से, जॉब वर्कर की। अब इस केस में क्या है, हमने आपको पहले ही बताया, इसमें उसको पूरा स्पेसिफाई करना पड़ेगा। क्या स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि जिस जॉब वर्कर की प्लेस पे हम ये गुड्स की डिलीवरी ले रहे हैं वो भी मेरी एक रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस है। वो क्या है, वो भी प्रिंसिपल की रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस है। ये उसको प्रिंसिपल को या फिर उस रजिस्टर्ड पर्सन को पहले ही शो करना पड़ेगा, तभी वो वहां गुड्स जॉब वर्कर के वहां ले सकता है। क्लियर पॉइंट बेटा? इज इट क्लियर बेटा? Yeah, yes, ma'am. यस मैम। मैम एक बार Okay. जॉब वर्क का एग्जांपल बता दीजिए रियल लाइफ से। मैं बताती हूँ बेटा। If he declares the place of business of the job worker as his registered, as his additional place of business, as his additional place of business, as his additional place of business, except, अब यहाँ पे वो उसको फिर से वही चीज फॉलो करनी पड़ेगी भाई, जिसकी प्लेस पे वो सामान ले रहा है, जिसकी प्लेस पे वो, पहले तो हमने क्या बोला था, वो भी रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए, राइट। क्योंकि प्रिंसिपल तो हमने पहले ही एक आपको बता दिया कि रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए, लेकिन अब यहाँ पर क्योंकि वो डिलीवरी उसके जगह पे ही ले रहा है तो उसको ये देखनी चाहिए कि जो जॉब वर्कर है वो भी क्या होना चाहिए, वो भी एक रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए। तो इसमें पहला पॉइंट हो गया, वेयर द जॉब वर्कर इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 25,
where the job worker, वो कब ले सकता है उसके प्लेस पे सामान, जब जॉब वर्कर खुद ही रजिस्टर्ड हो अंडर सेक्शन 25, अंडर सेक्शन 25। और दूसरा केस क्या कह रहा है इसका, where the principal is engaged in the supply of such goods as may be notified by the commissioner। अब इसमें कुछ लिस्ट होगी जो कमिश्नर ने लिखी है, उस केस में भी ये ऐसा कर सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कुछ गुड्स बहुत हैवी होते हैं, उस केस में इसको लग रहा है पहले उसमें वर्किंग हो जाए, प्रोसेसिंग हो जाए, फिर वो मेरे पास आए। तो वो एक लिस्ट बनी है, इतना डेप्थ में आप लोग के में नहीं है, ठीक है ना। आपके में सिर्फ लिखा है बेटा जॉब वर्क, तो उसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको वो सब बता रही हूँ। इन द सप्लाई ऑफ सच गुड्स as may be notified by the commissioner, as may be notified by the commissioner। ये था। अब उसके बाद इसमें एक चीज और आती है बेटा, जो काम के दौरान कभी कभी वेस्ट भी जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है, स्क्रैप। काम के दौरान कभी कभी हमारा वेस्ट और स्क्रैप भी जनरेटेड होता है। तो उस केस में जो भी हमारा वेस्ट जनरेट हुआ है जॉब वर्क के दौरान, जो भी हमारा वेस्ट जनरेट हुआ है, इट इज सप्लाइड बाय अ रजिस्टर्ड जॉब वर्कर फ्रॉम हिज प्लेस ऑफ बिजनेस ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स और बाय द प्रिंसिपल इफ नॉट रजिस्टर्ड। कौन नॉट रजिस्टर्ड, इफ जॉब वर्कर नॉट रजिस्टर्ड। कह रहा है कोई भी वेस्ट और स्क्रैप जो जनरेट होता है किसी भी जॉब वर्क के दौरान, it is supplied by a registered job worker directly by his from his place of business on payment of tax। क्योंकि सामान इसने लिया है, तो वो जितना भी वेस्ट या स्क्रैप जनरेट हुआ है वो या तो ये प्रोवाइड कर सकता है अपनी बिजनेस प्लेस से टैक्स पेमेंट के बाद। अगर ये रजिस्टर्ड नहीं है तो इस केस में ये क्या कर सकता है, ये अपने वापस प्रिंसिपल को दे सकता है, अगर ये जॉब वर्कर रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो इसमें एक ये केस होता है। और तीसरा केस कि अकाउंट्स बनाने की जिम्मेदारी किसकी होगी इस केस में, जो भी अकाउंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इनपुट्स और कैपिटल गुड्स के केस में, दैट शैल बी ऑफ द प्रिंसिपल एंड नॉट ऑफ दैट ऑफ द जॉब वर्कर। जो भी अकाउंट्स बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस केस में वो किसकी है बेटा, वो प्रिंसिपल की है, ना कि जॉब वर्कर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू मेंटेन दी अमाउंट्स रिकॉर्ड्स। सो सॉरी। ओके, तो अब थर्ड पॉइंट में आते हैं। जो मैंने बोला है वो मैं रिटन में कर दे रही हूँ। Supply of waste or scrap generated, supply of waste or scrap generated, any waste and scrap generated, any waste and scrap generated during the job work, any waste or scrap generated during the job work may be supplied by a registered job worker। देखिए पहले ही लिखा है by a registered job worker directly from his place of business, क्योंकि वहीं पर उसने किया है और इसकी place of business registered है। directly from his place of business, directly from his place of business on payment of tax, क्योंकि पहले इसने टैक्स पे नहीं किया था, वही कंडीशन चल रही है, on payment of tax or by the principal if job worker is not registered, or by the principal if job worker is not registered, if job worker is not registered। ठीक, ये था थर्ड पॉइंट। अब फोर्थ पॉइंट पे हम लोग आते हैं जिसमें आई एम टॉकिंग अबाउट पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स, मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स, मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स। इसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है अकाउंट्स की बनाने की, दैट इज अगेन विद द प्रिंसिपल। responsibility of keeping proper accounts, responsibility of keeping proper accounts for the inputs or capital goods, for the inputs or capital goods shall be that of principal, shall be
that of principal. Correct? इतना सबको क्लियर हुआ बेटा? Shall we move on? Next topic. Is it clear to all of you, beta? Yes, ma'am. आप लोग ने देखे थे लास्ट ईयर के पेपर्स बेटा? कर दी गई हैं आपके जीएसटी में, तो उसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट है जो आप बनाएंगे कि कितनी टैक्सेस हमने सबस्यूम कर दी हैं, सेंट्रल टैक्सेस और स्टेट टैक्सेस, सीजीएसटी और एसजीएसटी के नाम पे. सो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेंट्रल टैक्सेस, you will do the presentation in the same way in your exam, and state taxes. Okay, now see what are the different taxes that have been subsumed. Number 1, central taxes mein central excise duty, central excise duty. Number 2, additional duties of excise, additional duties of excise. This is, we are revising the earlier topic. Okay, excise duty levied under Mechanical and Toilet Preparation Act, under Medicinal and Toilet Preparation Act, and Toilet Preparation Act. This was the third act that was merged under central CGST. Additional duties of customs. Fourth is the additional duties of customs, which is also referred as CVD and SAD. Service tax, and then surcharge. Additional जो हम एकदम आखिरी में टैक्स कैलकुलेट करके सरचार्ज और सेस देते थे, एजुकेशन सेस, ये वो है. And when we talk about state taxes, state value added tax, VAT, and sales tax. सबसे पहले इसमें ये मर्ज हुई है बेटा. Then central sales tax, कितनी अलग अलग हम लोग टैक्स देते थे. Central sales tax, then purchase tax, then entertainment tax, then luxury tax, then entry tax, then taxes on lottery, betting and gambling, taxes on lottery, betting and gambling. ठीक है, and then surcharge and cess. तो ये आपका क्या है, जो भी टैक्सेस सबस्यूम्ड हुई हैं सीजीएसटी और एसजीएसटी में, अब ये सारा मिला के क्या बना बेटा, इन सारों को हमने सबस्यूम कर दिया, and then we arrived at one single particular tax which is called GST. Okay, please do the presentation in the same manner that I have done. इसको ये है पूरा सब मिलके क्या बन गया GST. Is it clear to everybody? These are the taxes that have been subsumed under GST. GST का काउंसिल भी होता है, which is headed by chairperson, vice chairperson, members होते हैं, quorum होता है. Quorum, what is quorum? The minimum number of members that should be present at the meeting. तो अगर इसमें total number of members आपके मान लीजिए 12 हैं इसमें, तो 12 का 56 होने चाहिए कम से कम, तभी मीटिंग हो सकती है. फिर अगर हम आपको मेन फीचर्स बात करें जीएसटी की, तो ऑल ट्रांजैक्शंस एंड प्रोसेसेस सारे इसमें इलेक्ट्रॉनिक हैं, एवरीथिंग इज डन इलेक्ट्रॉनिकली, राइट. नंबर 2, मैंने आपको बताया था रजिस्ट्रेशन जो है वो पैन बेस्ड होता है. पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन मतलब अक्रॉस इंडिया आपका पैन नंबर के थ्रू रजिस्ट्रेशन होगा. रजिस्ट्रेशन कब होता है? इफ द टर्नओवर इज मोर देन 20 lakhs, then we have the option of voluntary registration, right? If we are willing, we get to do the registration. टर्नओवर अगर हमारा कम है तो हमको रजिस्ट्रेशन कराने की कोई भी जरूरत
नहीं है। फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट भी हम अवेल कर सकते हैं, जिस आइटम्स पे हम ऑलरेडी टैक्स दे चुके हैं हम उस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर सकते हैं, राइट। देन वी हैव टू फाइल कॉम्पोजिशन, वी हैव टू फाइल क्वार्टरली रिटर्न्स, और ऑटोमेटिक हमारे रिटर्न्स जनरेट होते हैं क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन है एंड एवरीथिंग इज ऑटोमेटिक। फिर हमको यहाँ पे TDS की भी फैसिलिटी मिलती है, राइट। व्हाट इज TDS? टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। कुछ कैटेगरीज ऐसे हैं जिसपे सरकार ने यहाँ पे TDS भी दिया हुआ है, सरकार ने यहाँ पे TDS भी दिया हुआ है और उसका रिफंड भी आता है हमारा 60 डेज के अंदर अंदर। करेक्ट बेटा? मैम ये लास्ट वाला चार्ट एक्सप्लेन कर दीजिए जो सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स में दिया है। बेटा इसमें बेसिकली ये है, पहले जब GST नहीं था तो ये सारे टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट लेती थी। कौन सी लेती थी बेटा? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लेती थी, ठीक है। दीज वर द नेम्स ऑफ डिफरेंट टैक्सेस दैट वी वर पेइंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ सम ऑफ द अदर हेड। पहला था सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, फिर एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज ड्यूटी लेवीड अंडर मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट, एडिशनल ड्यूटीज, कस्टम ड्यूटीज इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे जो हम देते थे, सर्विस टैक्स एंड सरचार्ज एंड सेस। आपको याद होगा जब हम लोग टैक्सेशन लगाते थे पहले, जब हम जूनियर क्लासेस में, तो जितना भी टैक्स आता था उसके ऊपर हम एक एक्स्ट्रा सरचार्ज देते थे और एक एक्स्ट्रा एजुकेशन सेस देते थे 2% का, तो वो सब भी अब उसमें हटा दिया गया है। और ऐसे ही जो टैक्सेस पहले हम स्टेट गवर्नमेंट को देते थे, वो स्टेट टैक्स, सेल्स टैक्स, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हमारा माल जा रहा है तो हमको उसका सेल्स टैक्स देना पड़ता था, परचेज टैक्स देना पड़ता था, अगर आप कोई मूवी वगैरह देखते थे या कुछ भी, आपको एंटरटेनमेंट टैक्स देना पड़ता था, अगर आप कहीं बाहर वेकेशन पे जा रहे हो लग्जरी टैक्स देना पड़ता था, एंट्री टैक्स होता था, लॉटरी, गैम्बलिंग, बेटिंग, शर्त लगाने पे टैक्स, सट्टेबाजी, लॉटरी, इन सब पे भी टैक्सेस देने पड़ते थे। सो नाउ ये सेंट्रल गवर्नमेंट को जो हम टैक्सेस देते थे ये सारे सब्स्यूम कर लिए गए हैं और स्टेट को भी, अब इन सबको मिला के कंबाइंड टैक्स क्या बना दिया गया है? GST बना दिया गया है। क्लियर बेटा? यस क्लियर बेटा? ये आपको क्योंकि मैंने लास्ट ईयर के जब पेपर्स देखे, ये क्वेश्चन बेटा बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा गया है कि कौन से टैक्सेस हैं जो GST में सब्स्यूम कर दिए गए हैं या मर्ज कर दिए गए हैं। तो उसमें अगर आप ये लिख कर आओगे ना, शॉर्ट आंसर ही था, तो यू विल गेट गुड मार्क्स। अब इसको अगर हम आपको एक एग्जाम्पल से बताएं तो देखिए आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अगर ये लॉन्ग में आता है तो आप उसको बता सकते हो एक एग्जाम्पल से। सी नाउ वेरी गुड एग्जाम्पल आई विल शेयर विद यू ऑल, क्योंकि प्रैक्टिकली ये सब चीजें समझ में आती हैं। मान लीजिए हम कोई गुड्स बना रहे, उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रहा है बेटा 100 रुपए। उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आ रहा है? 100 रुपए। हमने बनाया कुछ सामान, उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये आ रहा है। अब उसमें द नंबर ऑफ टैक्सेस दैट वी आर पेइंग, उसमें जितनी भी हम टैक्सेस दे रहे हैं, अब वो कितनी टैक्सेस हैं? देखिए पहले हमने उसमें सबसे पहले दिया CST 2%, ठीक है। हम आपको एग्जांपल्स देते जा रहे हैं। एक हमने CST दिया, फिर हमने एक एंट्री टैक्स दिया, फिर हमने एक्साइज ड्यूटी के नाम पे 12.5% दिया, फिर हमने वैट दिया, ठीक है, एंड फिर हमने एक एग्जांपल सर्विस टैक्स दिया। इतने टैक्सेस हम डिफरेंट हेड्स पे करते थे। तो ये टोटल परसेंटेज हो गया आपका 32। आपने 32% टैक्सेस डिफरेंट जगहों पे किए, एंड अब आपका टोटल हो गया, इस सामान की कीमत हो गई 132 रुपीज, राइट। लेकिन GST के अंदर क्योंकि ये सारी चीजें सब्स्यूम हो गई, ओवरऑल जो भी हम कमोडिटी की बात कर रहे हैं उसी का GST में अगर आप टैक्स पे करो तो सिर्फ 128 रुपए पे कर रहे हो। तो जो कमोडिटी आपकी 100 रुपए थी वो अब कितने की हो गई? 128। तो ओवरऑल GST ने आपके कितने रुपए एक आर्टिकल पे कम किए? 4 रुपए कम किए। थोड़ा क्लियर हुआ बेटा? यस मैम। इसमें बेसिकली यही होता है बेटा। थोड़ा सा ये GST अब न्यूमेरिकल बेस्ड है, थोड़ा सा आप लोग को आई अंडरस्टैंड टफ लगता होगा, लेकिन बेटा इसको जितनी इजी तरीके से हम बता सकते हैं हम बताते हैं।